हाँ जी, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। ठीक है ना, सभी बच्चों का स्वागत है। अभी आ जाइए सभी बच्चे, तो करते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट। ठीक है, कल हमने कौन सा टॉपिक किया था? कल हमने टॉपिक किया था कौन सा? काल का। ठीक है ना, काल का टॉपिक हमने कल कर चुके थे। और हमने एक टॉपिक शुरू किया था, वो कौन सा? वचन का। ठीक है ना, वचन का हमने शुरू किया था, लेकिन वचन का टॉपिक कल हमारा पूरा नहीं हुआ। यानी कि इसके अंदर थोड़ा सा हमारा कुछ रहता है बताने के लिए, वो हम आज कर लेते हैं। तो वचन का मतलब क्या बताया था मैंने? संख्या। और ये प्रश्न देखो कितना आसान, कितना मतलब कॉमन सा प्रश्न है। और ये एचएसएससी ने पूछा था एक बार कि वचन का मतलब क्या होता है। वचन का मतलब संख्या होता है भाई। ठीक है ना, और जो संख्या होती है ना, यानी कि जो वचन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं भाई। एक तो होता है कौन सा? एक वचन। और एक कौन सा? बहुवचन। ये दो प्रकार से होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब नाम से पता चल रहा है, एक वचन माना एक संख्या और बहुवचन माना ज्यादा संख्या। तो जहां पर एक संख्या का पता चले वो एक वचन होते हैं, और जहां पर ज्यादा संख्या का पता चले वो क्या होते हैं भाई? वो बहुवचन होते हैं। तो देखिए, अब आप वचन का टॉपिक कैसे करोगे एग्जाम में? जैसे आपसे यूं पूछ लिया जाए कि सेना शब्द बताओ, एक वचन है या बहुवचन? चाहे कोई भी क्वेश्चन पेपर में वचन में से क्यों ना आए, हमेशा वो किया कैसे जाएगा? आपको उसके लिए उसको वाक्य में प्रयोग करके देखना पड़ेगा भाई। मतलब इसको एक रट्टा ना मारो कि सेना एक वचन होती है, हस्ताक्षर बहुवचन होते हैं, है ना, या फिर लोहा एक वचन होता है। आप इस तरह से रट्टे मत मारो। इसका सीधा तरीका ये है, इसका रामबाण यही है कि आप कैसे करोगे, उसको वाक्य में प्रयोग करके देखो भाई। अब जैसे आपके सामने शब्द क्या आ गया? सेना। तो सेना का वाक्य में प्रयोग करो कि जहर में सेना आई है, सेना बुलाई है, सेना खड़ी है, सेना लड़ रही है। तो हम लोग एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं बोल रहे कि सेना लड़ रहे हैं, सेना आए हैं, सेना खड़े हैं, सेना बुलाए हैं, ऐसा कुछ तो नहीं बोल रहे। तो जब हम एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब खड़ी है, लड़ रही है, आई है, बुलाई है, तो क्या होते हैं? सेना शब्द हमेशा एक वचन होता है भाई। क्या होता है? सेना शब्द एक वचन होता है। ठीक है, फिर आपसे पूछ लिया कि रोम, है ना, रोम या रोंगटे, रोंगटे करो, रोंगटे, है ना। ठीक है ना, रोम भी कह सकते हो, रोंगटे, मैं दोनों का बताऊंगी आपको। रोम का जैसे हम कहते हैं ना, रोम छिद्र खुल गए, बोलते हैं ना, रोम छिद्र बंद हो गए। तो अब एक छिद्र थोड़ी ना खुला है, वो तो ज्यादा सारे खुले हैं, है ना। अब हम कहते हैं रोंगटा खड़ा हो गया, ऐसा बोलेंगे क्या? एक रोंगटा खड़ा होगा क्या? रोंगटे तो बहुत सारे खड़े होंगे। तो ये रोंगटे शब्द क्या है? ये बहुवचन है भाई, है ना। फिर हमने कहा कि लोहा। अब लोहा शब्द क्या है कि आप इसको वाक्य में प्रयोग करो, रट्टे क्यों मारते हो? कि लोहा पड़ा है, लोहा खरीदा है, 2 क्विंटल लोहा पड़ा है। 2 क्विंटल, जब 2 क्विंटल कहोगे ना तो भी क्या कहोगे? लोहा पड़ा है 2 क्विंटल। ऐसे थोड़ी ना बोलोगे कि 2 क्विंटल लोहा पड़े हैं, ऐसे नहीं बोलोगे। लोहा पड़े हैं ऐसे थोड़ी ना बोलोगे। पड़े हैं, रखे हैं, खरीदे हैं। आप कहोगे पड़ा है, लोहा रखा है, लोहा खरीदा है। यानी कि आप प्रयोग किसका करोगे? आप एक वचन का प्रयोग करोगे। तो मैंने कल आपको क्या बताया था, आपको शायद याद होगा कि जो समूहवाचक संज्ञाएं होती है ना बच्चों, समूहवाचक संज्ञाएं या फिर जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं, हमेशा ये दोनों जो संज्ञाएं हैं ये एक वचन में आएंगी भी। ये दोनों किस में आएंगी? एक वचन में आएंगी। कौन कौन सी? एक तो समूहवाचक और दूसरी कौन सी? द्रव्यवाचक। समूहवाचक कौन सी थी? जनता, परिवार, सेना, कक्षा, भीड़, दरबार। अब अपन दरबार शब्द पर बात करते हैं। आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि दरबार शब्द कौन सा क्या है? लिंग है, मतलब पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो आप क्या कहोगे कि दरबार लगा है। दरबार
लगा है। दरबार क्या कहोगे? लगा है, लगे है नहीं कहोगे, क्या कहोगे? दरबार लगा है। यहां पर दरबार लगेगा, दरबार लगेंगे नहीं, दरबार लगेगा। लेकिन दरबार तो तब लगता है ना जब ज्यादा सारे मंत्री संतरी नौकर चाकर राजा सारे कुछ होते हैं। अब एक व्यक्ति से दरबार थोड़ी ना लगता है। लेकिन हमने क्या बोला कि दरबार लगा है, यानी कि दरबार शब्द क्या होता है भाई? दरबार शब्द एक वचन होता है। हमने कहा जनता। अब जनता, एक व्यक्ति को तो जनता नहीं कहेंगे, लेकिन जब हम बोलते हैं कि जनता सब समझती है, जनता सब जानती है, तो इसका मतलब क्या? इसका प्रयोग किस में हो रहा है? एक वचन में हो रहा है। ऐसे थोड़ी ना बोल रहे हैं कि जनता सब समझते हैं, जनता सब जानते हैं, जनता सब करते हैं। समूहवाचक द्रव्यवाचक हमेशा एक वचन में प्रयोग होंगी। आपने मार्केट से घी खरीदा, अब ये बताओ, जब घी खरीदा आपने मार्केट से, तो आप क्या कहोगे कि आपने मान लो 10 किलो घी खरीद लिया। भाई घी चाहिए घर में, 10 किलो इकट्ठा ले लेते हैं, तो आप क्या कहते हो कि घी खरीदे हैं, ऐसे कहोगे? क्या कहोगे कि मैंने 10 किलो घी खरीदा है। आप एक वचन का प्रयोग करोगे, खरीदा है, ना कि खरीदे हैं। तो जहां पर एक वचन का प्रयोग हो रहा है, खरीदा है, तो वो कौन सा आएगा? हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होगा। खरीदे हैं, लिए हैं, खाए हैं, जब ऐसे बोलोगे ना तभी आएगा बहुवचन। तो ठीक है ना, तो ये कौन सा हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। अब जैसे यूं पूछ लिया आपसे, साधु, साधु शब्द आया था एक बार एग्जाम में, ठीक है ना। एचएसएससी ने पूछा था कि साधु का बहुवचन रूप क्या होगा, और ऑप्शन में दिया हुआ था साधु। एक तो साधु का साधु ही दे दिया, और मेरे ख्याल से तो ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ऑप्शन में साधु दे दिया, साधुएं दे दिया, साधुओं दे दिया। तो अब ये बताना है कि साधु का बहुवचन रूप क्या होगा। तो आप इसके लिए रट्टा मत मारिए, आप सोचिए कि एक साधु आ रहा है, तब तो आप क्या कहोगे? साधु आ रहा है। अब वो बहुवचन आपसे पूछ रहा है, अगर ज्यादा सारे साधु होंगे, मान लो 5-7 हो जाए, तो आप क्या कहोगे? साधुओं आ रहे हैं, साधुएं आ रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना बोलोगे आप लोग। फिर भी आप क्या कहोगे? साधु लोग आ रहे हैं। आप इसके बाद या तो साधु लोग या साधु गण, गण शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं, साधु गण आ रहे हैं, ठीक है ना, या साधु जन, ये गण जन लोग, इनका शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। और ऐसा तो कोई ऑप्शन में था ही नहीं, ऐसा तो कोई ऑप्शन में था ही नहीं। ऑप्शन में तो साधु का साधु था, तो उसको टिक कर दो। अगर ज्यादा सारे आएंगे तो भी हम क्या कहेंगे? भाई जो साधु है वो आ रहे हैं, ऐसे बोल देंगे कि साधु आ रहे हैं, साधु गण आ रहे हैं, साधु जन आ रहे हैं। अगर गण और जन ना लगाए ना तो भी सीधा कह देते हैं कि साधु आ रहे हैं। तो हम साधु, साधु का तो साधु ही रहा ना। हम आगे हमने बहुवचन का इसका प्रयोग कर दिया, हमने आगे क्या कर दिया? बहुवचन का क्या कर दिया? प्रयोग कर दिया। अब देखो, एक बार पूछा गया था कि हाथी का बहुवचन रूप क्या होगा, ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। हाथी को बहुवचन में क्या कहते हैं? और आपको तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन तो 4 ही होंगे। आपको कोई ऐसे थोड़ी ना उसका याद करके उत्तर लिखना है, आपने 4 ऑप्शन में से एक को पहचानना है। तो अब एक हाथी आ रहा है तब तो क्या कहोगे? हाथी आ रहा है। और अगर 4 हाथी आ रहे हैं तो क्या कहोगे? फिर क्या कहोगे? हाथियां आ रहे हैं, हाथियों आ रहे हैं, हाथियां आ रहे हैं। यही था ना ऑप्शन में, देख लेना ग्रुप डी का पेपर उठाकर। तो उसमें आप क्या कहोगे कि हाथी आ रहे हैं। हाथी का फिर भी आप हाथी ही करोगे। तो देखो, इसका सबसे तरीका सरल आसान यही है बच्चों कि कोई भी वाक्य आपको दे दिया जाए, उसका वाक्य में प्रयोग करके देख लो। जैसे आपको दे दिया आंसू, आंसू शब्द क्या है? एक वचन है या बहुवचन? अब आप यूं थोड़ी ना कहोगे कि आंसू निकल गया, एक आंसू थोड़ी ना निकला है। अब आंख 2 है तो आंसू भी 2 निकलेंगे, और अगर एक ही आंख से आंसू निकल गया तो मतलब ये तो गड़बड़ है, आंख में कोई दिक्कत है। अगर एक आंख से पानी आ गया ना और दूसरी आंख से नहीं आया तो कोई समस्या है, फिर तो आंख में दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को। अब 2 आंख है तो आंसू भी तो बच्चों 2 ही निकलेंगे, तो फिर वो एक वचन कैसे हो गया? एक वचन कैसे हो गया? क्या आएगा? बहुवचन आएगा। आंसू शब्द क्या है? बहुवचन है भाई, ठीक है ना। अब जैसे बाल, बाल क्या होते हैं? अब एक बाल थोड़ी ना सिर में,
ऐसा थोड़ा ना पूरे सिर में एक ही बाल है, अब बाल तो कई होते हैं, अनेक होते हैं बाल। तो बाल शब्द क्या आ जाएगा, बहुवचन आ जाएगा। थोड़ा सा अगर आप सोचोगे तो वचन का आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। वचन कोई पहचानना बड़ी मुश्किल बात नहीं है। देखो मैंने आपको लिंग का तो बता ही दिया, लिंग तो पहचानोगे मेरा और मेरी से, मेरा मेरी लगा देना, किसी भी शब्द का लिंग आप पहचान सकते हो, 1 मिनट तो लगेगा भी नहीं आपको एग्जाम में। और वचन कैसे पहचानोगे, आप उसको वाक्य में प्रयोग करो। जैसे जैसे चावल है भी, चावल, तो अब चावल को आप क्या कहते हो कि चावल खाया है, ऐसे बोलते हो क्या? आप क्या बोलोगे, चावल खाए हैं, चावल बनाए हैं, चावल खरीदे हैं, चावल पड़े हैं, चावल रखे हैं। अरे एक वाक्य क्यों बनाते हो, पेपर में 4-5 बनाया करो, ताकि आपकी बात क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। और जो गेहूं शब्द है, गेहूं, वो एक वचन होती है भाई। अब आप कहोगे मैडम होती तो गेहूं भी बहुत सारी है, हम एक गेहूं का दाना थोड़ी ना खाते हैं, लेकिन यहां पर उसको वाक्य में प्रयोग करो बच्चों। कैसे, गेहूं रखी है, गेहूं खरीदी है, गेहूं काटी है। आप ऐसे बोलते हो क्या कि गेहूं काटे हैं, गेहूं खरीदे हैं, गेहूं रखे हैं, ऐसे थोड़ी ना बोलते हो। तो गेहूं शब्द एक वचन में गिना जाता है। कर लोगे ना सभी बच्चे? अच्छा एक बात और याद रख लेना इसके अंदर, लास्ट बात, कि आदर देने के लिए, अगर हमें किसी को आदर देना हो ना, आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे आपने कहा पिताजी, आपने एक शब्द क्या है, पिताजी। अब जब शाम को आपके पिताजी घर आते हैं तो आप क्या बोलते हो, पिताजी आ गया, ऐसे बोलते हो? ऐसे बोलते हो क्या? नहीं बोलते ना, आप बोलते हो पिताजी आ गए, है ना। प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं। अरे रहे हैं क्यों लगा रहे हो, प्रधानमंत्री तो एक ही है। अगर मोदी जी भाषण दे रहे हैं तो वो तो एक ही हैं, और आप बोल रहे हो कि प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं। तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्यों? क्योंकि आप आदर देना चाहते हो। जहां भी आदर देना होगा हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे लाल बहादुर शास्त्री बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, था नहीं, थे, था नहीं बोलेंगे हम, बहुत अच्छा प्रधानमंत्री था, ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे। तो आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग है। वाक्य के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया कि जो भी शब्द आपको दिया जाएगा वाक्य में प्रयोग कर लिया करो, उसके बारे में सोचा करो कि अगर ये ज़्यादा होंगे तो कैसे बोलेंगे और एक होगा तो कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो चलो जी अब हम करते हैं किसकी बात, अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं। क्योंकि वचन का टॉपिक तो कुछ तो हमने कर लिया था और कुछ कर लिया आज। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, कौन सा, छंद का। ठीक है ना, क्योंकि छंद का जो टॉपिक है ये एग्जाम में कई बार आ जाता है, पर इसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि 10th क्लास के अंदर आपने पढ़ा हुआ है, एक तो दोहा छंद होता है और दूसरा कौन सा होता है भाई, चौपाई। 10th क्लास में ये 2 ही छंद है, और एग्जाम में आज तक जब भी पूछा है ना, इन 2 छंदों से बाहर नहीं पूछा कभी भी। छंद तो और भी बहुत होते हैं, सोरठा है, गीतिका है, हरि गीतिका है ना, छप्पे है, कुंडलियां हैं, पर उनके बारे में ना ही तो कभी पूछा और ना ही कभी पूछेगा। क्योंकि जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना, उसी के अकॉर्डिंग बात करेगा। तो देखो छंद किसे कहते हैं, सबसे पहली बात तो क्या कि छंद कहते किसे हैं, ये छंद है क्या। तो देखो जो छंद है ना, इसको काव्य के क्या कहा जाता है, काव्य के वस्त्र कहा जाता है। काव्य के वस्त्र, छंद काव्य के वस्त्र हैं। मैंने आपको अलंकार करवाए थे ना, देखो आपको पता होना चाहिए कि जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं उसका मतलब क्या होता है, हिंदी में उसका क्या महत्व है, क्यों करवाया जाता है बच्चों को। जो अलंकार है वो काव्य के क्या होते हैं, आभूषण होते हैं। आभूषण माना गहना, जेवर। ठीक है, और फिर अगर हम बात करें रस की, और ये रस का टॉपिक मैं आपको कल करवाऊंगी, क्योंकि रस के टॉपिक में समय लगेगा। आज थोड़ा समय कम है तो हम छंद का करते हैं, इसमें थोड़ा समय लगेगा। समय कम क्यों है, क्योंकि हमने वचन का कर लिया ना पहले। तो देखो ये रस है, रस क्या होते हैं, ये काव्य की आत्मा है। अब आप कहोगे मैडम ये क्या सिस्टम है, वस्त्र, आभूषण, आत्मा।
तो देखो, जिस प्रकार बिना वस्त्रों के हमारा शरीर शोभा नहीं पाता, उसी प्रकार बिना छंद के कोई भी जो काव्य पंक्तियां होती है ना, वो शोभा नहीं देती भाई। अगर छंद का प्रयोग ना किया जाए तो जो काव्य पंक्तियां होती हैं वो शोभा नहीं देंगी। अगर एक कवि किसी भी कविता के अंदर अगर अलंकारों का प्रयोग नहीं करेगा तो क्या होगा? सुंदरता नहीं बढ़ेगी भाई। और क्या होगा? आभूषण से सुंदरता ही तो बढ़ती है। रस काव्य की आत्मा होते हैं। अगर शरीर से आत्मा निकल जाए तो बात खत्म, सारा मिट्टी। उसी प्रकार अगर किसी काव्य के अंदर रस नहीं है ना, तो कोई भी उसको पढ़ना नहीं चाहेगा भाई। तो आज हम किसकी बात कर रहे हैं? छंद की। छंद काव्य के वस्त्र होते हैं। छंद शास्त्र का आपको जन्मदाता पूछ लिया जाए कि छंद का जन्मदाता कौन है, ये एक पिंगल नाम के ऋषि हुआ करते थे भाई, पिंगल ऋषि। इसीलिए छंद को पिंगल भी कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा, और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है एक बार, कि छंद का अन्य नाम बताओ, तो छंद का अन्य नाम पिंगल होता है। कारण क्या? पिंगल नाम के ऋषि के ऊपर इसका नाम रखा गया, क्योंकि ये जन्मदाता है ना इसके। फिर ये जो पिंगल नाम के ऋषि हैं, इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था? छंद सूत्रम। इसके अंदर छंद के बारे में इन्होंने विस्तार से बताया। ठीक है। फिर छंद का सबसे पहले उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक है ना, ऋग्वेद में सबसे पहले छंद का उल्लेख मिलता है। और ये तो एचएसएससी का फेवरेट प्रश्न है कि सबसे प्राचीनतम वेद का नाम बताएं। ऋग्वेद। ऋग्वेद में किसके बारे में उल्लेख है? छंद के बारे में। सर्वप्रथम सबसे पहले इसी में था भाई। ठीक है। और जन्मदाता कौन? पिंगल नाम के ऋषि। देखो यहाँ पर हमने 4 प्रश्न बनते हैं, मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। छंद क्या होते हैं? काव्य के वस्त्र होते हैं। इनका जन्मदाता कौन है? पिंगल नाम के ऋषि थे। छंद का जन्मदाता कौन? पिंगल नाम के ऋषि। तो छंद का दूसरा नाम पिंगल भी होता है। पिंगल नाम के ऋषि ने एक किताब लिखी थी छंद सूत्रम, इसमें बताया था छंद के बारे में। फिर सबसे पहले इसका प्रयोग किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अब बात आती है कि ये जो छंद है वो कहते किसे हैं, तो छंद की परिभाषा क्या होगी? तो देखिए, जिन रचनाओं को यति, गति, तुक, व, लय आदि नियमों से बांध दिया जाता है, उसे छंद कहा जाता है। उसे छंद कहा जाता है। क्या कहता है कि भाई जो रचनाएं होती हैं ना, यानी कि काव्य पंक्तियां, जब उनको यति से, गति से, तुक से व लय से, आप कहोगे मैडम ये क्या सिस्टम है, यति, गति, तुक, लय, ये क्या होता है? इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ उसके ऊपर समय नहीं लगाएंगे। क्यों? यहाँ पर आपको समझ में भी नहीं आएगा। ये आगे जब हम छंद के अंग करेंगे ना, तो ये सारी की सारी बातें आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएंगी। ठीक है। इन आदि नियमों से जब किसी रचना को बांध दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है भाई? छंद कहा जाता है। ठीक है। क्या कह रहे हैं कि जिन रचनाओं को यति से, गति से, तुक से व लय आदि नियमों से बांध दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है भाई? छंद कहा जाता है। ठीक है ना। फिर देखो आगे कि जो ये छंद होते हैं, छंद के अंग, छंद के अंग की बात करें तो कितने होते हैं भाई? 4 होते हैं। अगर हम छंद के अंग की बात करें, अंग का मतलब क्या? पार्ट्स। अंग का मतलब क्या होता है भाई? पार्ट्स होता है, पार्ट्स। जैसे बोलते हैं ना कि शरीर के अंग कितने होते हैं, तो अपने को कोई पूछ ले तो हम तो 1 मिनट में बता दें। आंख, नाक, हाथ, कान, पैर जितने भी हैं सारे के सारे बता देंगे। ये कहता है कि छंद के कितने अंग होते हैं? छंद के 4 अंग होते, 4 अंग नहीं, 6 होते हैं। ये 4 पता नहीं कैसे माइंड में आ गया जो मैंने लिख दिया।
छंद के जो अंग है ना वो कितने? 6 होते हैं भाई। ठीक है, तो पहला अंग कौन सा है? वर्ण या मात्रा? पहला अंग होता है वर्ण या मात्रा। ये छंद का पहला अंग है भाई, पहला पार्ट है। कोई भी छंद हो ना बच्चों, उसके 6 अंग होते हैं, 6 पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, अरे छंद के भी तो होते हैं, उसके भी तो पार्ट्स होते हैं। तो पहला कौन सा? वर्ण या मात्रा। ये वर्ण क्या होता है भाई? वर्ण को तो हम अच्छी तरह जानते हैं, कर चुके, जैसे क, ख, है ना, ग और घ, ये तो वर्ण है सारे, है ना। वार्णिक छंदों में हमेशा ही वर्णों को गिना जाता है। उसके बाद अब देखिए मात्रा। अब मात्रा कितनी होती है? मात्रा छंद में 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है लघु और दूसरी कौन सी होती है भाई? गुरु। मैंने इनके बारे में आपको शॉर्ट में बताया हुआ है। जब मैंने वर्ण का टॉपिक करवाया था ना, तब यहां से मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया था कि जो मात्राएं होती हैं ना वो 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है लघु और दूसरी कौन सी होती है? गुरु। लघु का साइन क्या होता है? खड़ी पाई। और गुरु का क्या होता है भाई? एस। लघु का साइन होता है खड़ी पाई, सीधा डंडा, और गुरु का क्या होता है? एस। ठीक है ना? हाँ जी बिल्कुल, नमस्कार जी। गुरु का क्या होता है भाई? एस होता है। आ रहा है ना समझ में सबको? हाँ जी, सबको क्लियर है ना इतना? चलो जी करते हैं। तो जो देखो, जो लघु मात्राएं होती है ना, लघु, ये कौन सी होती है? यही लिख देते हैं हम, जल्दी समझ में आ जाएगा। एक तो अ, उसके बाद ई, फिर ऊ, और उसके बाद क्या? री, और फिर ये चांद बिंदु। 5 याद रख लेना भाई। अ, ई, ऊ, री, और उसके बाद क्या? चांद बिंदु। इनकी मात्रा हमेशा लघु होती है। इनकी मात्रा क्या होती है भाई? लघु होती है। अ, ई, ऊ, री, और उसके बाद क्या? चांद बिंदु। मात्रा कौन सी होगी? हमेशा लघु होगी, छोटी मात्रा गिनी जाएगी। और गुरु कौन सी? एक तो आ, उसके बाद ई, फिर ऊ, और फिर कौन सा? ए, ए, ओ और औ। इनकी मात्रा क्या होगी? हमेशा बड़ी होगी। इनकी मात्रा क्या होगी? बड़ी। आप कहोगे मैडम ऐसे कैसे? देखो, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि नंदन वन में कितनी मात्राएं हैं। ये HSSC का क्वेश्चन है भाई। ये पूछा गया था कि नंदन वन में कितनी मात्राएं हैं। नंदन वन में पूछ रहा है। ये क्या है? 44 भी आवे है मैडम जी। ये क्या है भाई? 44 समझ में नहीं आया? चलो या तो एक्सप्लेन कर दो बच्चों। नंदन वन में कितनी मात्राएं हैं? तो देखो यहां पर ये जो बिंदी है ना सिर पर, तो यहां मैंने लिखा नहीं क्या? एक तो बिंदी यानी कि अनुस्वार, और एक क्या? विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग दोनों की मात्रा भी गुरु होती है। तो बिंदी आ गई तो कितनी हो गई? एस। यहां पर एक 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 एक, तो देखो 2 3 4 5 6। नंदन वन में 6 मात्राएं, और यही आंसर था भाई। नंदन वन में 6 मात्राएं हैं। मैं आपको कुछ और मात्रा भी बताती हूं गिनकर। जैसे शब्द है हमारे पास रजनी, रजनी, ठीक है ना। तो रजनी में पूछ लिया जाए कि कितनी मात्राएं हैं रजनी के अंदर, तो आप क्या कहोगे? 1 2, और बड़ी की, ठीक है ना, 2 लगेगी। कितनी है? 4 मात्राएं हैं। रजनी शब्द में 4 मात्राएं हैं। ताला शब्द में कितनी मात्राएं हैं? ताला में 2 और 2 कितनी है भाई? 4। आपसे पूछ लिया जाए विद्यालय में कितनी मात्राएं हैं? विद्यालय शब्द में, विद्यालय कितनी मात्राएं हैं? कैसे करेंगे? ये जो बीच में आधा होता है ना, बीच में आधा, ये हमेशा आगे वाले को गुरु करता है। और हम लोग बोलते भी तो ऐसे हैं, विद, बोलते भी ऐसे हैं विद।
यानी कि जो ये आधा होगा ना बच्चों, ये इसको गुरु कर देगा। क्या कर देगा? एस। ये तो पहले से ही बड़ा है। फिर एक और एक कितनी आ गई? 6। विद्यालय शब्द में 6 मात्राएं हैं, ठीक है ना। विद्यालय में कितनी मात्राएं हैं भाई? विद्यालय में 6 मात्राएं हैं, ठीक है ना। और देखो, जैसे हमारे पास शब्द है त्याग, त्याग शब्द है भाई। अब त्याग शब्द में क्या, ये जो तय है ना स्टार्टिंग वाला, ये आधा है। ये क्या है? ये आधा है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? शुरू वाले अगर आधा हो तो उसको छोड़ दो, खत्म, न्यूट्रल समझो। आ की कितनी मात्राएं होती हैं? 2। यहां पर क्या? ए। तो त्याग में कितनी है भाई? 3। अगर आपसे पूछ ले तत्व में कितनी मात्रा है, तत्व शब्द में कितनी मात्रा है, तो ये वही सिस्टम होगा, जो आधा होगा ना वो इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि 2 और 1। तत्व में 3 मात्रा है। आपसे पूछ ले राजन शब्द में कितनी मात्रा है? राजन, क्योंकि अब ये लास्ट वाला आधा है। अरे लास्ट वाला आधा का क्यों टेंशन लेते हो? क्या करो, इसको इसमें जोड़ दो, आगे वाले में, यही तो सिस्टम है। तो आप क्या कहोगे? राजन में 4 मात्राएं हैं। देखो बच्चों, मात्राएं इस तरह से गिनी जाती हैं। क्लियर है क्या सबको? हाँ जी, सबको क्लियर है। मात्राएं इस प्रकार से गिनी जाएंगी, ठीक है। गिन लोगे आराम से। एक आध और शब्द बता देते हैं। जैसे हमारे पास शब्द क्या है? सुरेश। सुरेश, अब सुरेश में कितनी मात्राएं हैं? छोटे की मात्रा 1, इसकी 2, इसकी 1, 4 मात्राएं हैं भाई। सुरेश शब्द में 4 मात्राएं हैं, ठीक है ना। फिर अब जैसे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, जैसे प्रकाश शब्द आ जाए, प्रकाश, कितनी मात्राएं हैं? अरे इसको खोल लो ना, प पूरा रे, का और श, है ना। पहले वाले को क्या? प्र। पहले वाले को क्या समझो? न्यूट्रल। 1, 2 और 3 कितनी है? 3 है भी, ठीक है। तो चलो जी आगे। इस तरह से मात्राओं को गिना जाता है। किसको भाई? मात्राओं को। तो ये क्या है? ये वर्ण या मात्रा है। मात्रा के लिए हमेशा याद रख लेना, 2 होती हैं, एक तो लघु और दूसरी गुरु। लघु कौन सी? अ, ई, उ, री, और एक चांद बिंदु। चांद बिंदु कैसे? जैसे हमारे पास शब्द क्या है? हंस। हंस ना लिख दो सीधा ही, तो क्या करेंगे? 1, 1, 2, तो 4 कह देंगे, बस सीधी सी बात है, और क्या, ठीक है। उसके बाद देखो, वो तो पहला था ना पार्ट, उसके बाद दूसरा देखो। उसके बाद है दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट है कि चरण या पद। आप चरण भी बोल सकते हो और पद भी बोल सकते हो। तो देखिए, प्रत्येक छंद में क्या, कि प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक छंद में क्या होते हैं? 4 चरण होते हैं। कहीं कहीं पर 6 भी होते हैं, भी ऐसी बात नहीं है। कहीं आप सोचो मैडम 6 भी तो होते हैं। 6 किस में होते हैं? कुंडलियां में और छप्पे में, पर ज्यादातर 4 होते हैं। यानी कि 90% 4 चरण होते हैं। आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले कि छंद के कितने चरण होते हैं, तो 4 होते हैं। ये प्रश्न आ भी चुका कि छंद के कितने चरण होते हैं? 4। जैसे बोलते हैं ना कि जाति न पूछो साधु की, एक चरण हो गया। पूछ लीजिए ज्ञान, दूसरा। मोल करो तलवार का, तीसरा। पड़ा रहने दो म्यान, चौथा हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो नंबर 3 पर कौन सा है? यति। यति शब्द आया था ना, मैंने कहा था यति के बारे में पता चल जाएगा। ये देखो लिखा हुआ यति। तो ये यति क्या है भाई? यति का मतलब होता है विराम, यानी कि रुकना, ठहरना, ठीक है ना। तो देखो यति किसको बोलते हैं? प्रत्येक चरण के बाद रुकना। प्रत्येक चरण के बाद जो रुकना क्या कहलाता है? यति कहलाता है। प्रत्येक चरण के बाद रुकना यति कहलाता है। आप रुकते हो ना, नॉन स्टॉप तो नहीं बोलते,
आप बोलते हो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, रुके ना 1-2 सेकंड के लिए। जय कपीस तिहु लोक उजागर, फिर रुके। रामदूत अतुलित बलधामा, फिर रुक गए। अंजन पुत्र पवन सुत नामा, फिर रुक गए। तो क्या प्रत्येक चरण के बाद क्या होती है बच्चों? यति होती है। प्रत्येक चरण के बाद होती है यति, ठीक है। तो इसके बाद कल करेंगे भाई, क्योंकि जो आगे जो मैंने समझाना है आपको उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। छंद का हमारा टॉपिक आज कंप्लीट नहीं हुआ भाई, इसको हम कंप्लीट कब करेंगे? कल करेंगे। और कल रस का भी टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो इतना आप कर लीजिए आज, क्योंकि थोड़ी सी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण भी क्लास थोड़ी सी लेट हो गई थी। कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता रहता है ना। ये कंप्यूटर महाशय है, कई बार थोड़ा सा लेट कर देते हैं, कोई बात नहीं जी। तो आप सभी का थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।